हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, जो कि हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 6 सेम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 के अंदर इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं, जो कि मुझे लग रहे हैं कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट होने वाले हैं, उनको मैंने इसके अंदर नोट डाउन किया है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब होता है लोग, और लोग का मतलब होता है पब्लिकनेस के लिए सार्वजनिकता, मीन्स के कल्याण हित उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए। फिर बात करते हैं नीति की। नीति का मतलब क्या होता है। नीति का मतलब होता है पॉलिसी, मीन्स के जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करना कि क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स वगैरह। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके परिचय की। इसका परिचय क्या कह सकता है, मीन्स के इसकी सरल परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। परिचय के इसमें हम बात करने वाले हैं लोक नीति सार्वजनिक उद्देश्यों या हितों के लिए बनाई जाने वाली वह नीतियां हैं जो सरकार बनाती है। ठीक है, इस प्रकार की नीतियाँ सरकारी नीतियाँ होती हैं, इन्हें लोक नीति कहते हैं, क्योंकि सरकार सार्वजनिक हित या उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जैसे कि स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति आदि। सरल शब्दों में कहें तो हमारी जो लोक नीति है वह सरकारी नीति है। अब बात करते हैं इसका मतलब कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। सरकारी नीति लोक नीति वह होती है जो समाज कल्याण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, समाज जितने भी कि लोग हैं उन सभी का एक साथ विकास हो सके, समावेशी विकास हो सके, उन सब के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि वह समानता का एक तरह से वाहक बन सके। ओके, अब बात करते हैं कुछ थिंकर्स के बारे में कि जिन्होंने इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि अपने लास्टविल साहब ने क्या बोला इसके बारे में। सरकारी इरादों और कार्य का प्रक्षेपण है लोक नीति अपनी। ठीक है, ये इन्होंने बात कही है पावर एंड सोसाइटी में, जो कि 1950 के अंदर लिखी थी इन्होंने। फिर बात करते हैं चार्ल्स ई लिडम्बलॉम के बारे में, जिन्होंने इनकी थोड़ी व्याख्या की है कि लोक नीति क्या होती है। सार्वजनिक नीति विकल्प बनाने और प्रतिस्पर्धा हितों के बीच संघर्ष को हल करने की प्रक्रिया है। मीन्स के जो लोक नीति है हमारी, वो विकल्प बनाती है, और जो कंपटीशन होता है उसके बीच में संघर्ष पैदा होता है, उसको हल करने की नीति होती है और हल करने की प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं कि लोक नीति है। ये बात उन्होंने कही है नीति निर्माण प्रक्रिया में, जो कि 1959 के अंदर लिखी थी उन्होंने बुक। फिर बात करते हैं हम अपने लोक नीति प्रक्रिया की। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, मीन्स के ये कभी कुछ ख़त्म नहीं होती, चलने वाली प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, तो इसको सबसे ये जो पार्ट अब मैं बताऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं नीति निर्माण की। नीति की फॉर्मुलेशन, अब इसका फॉर्मुलेशन कहाँ होता है, मुख्यालय के अंदर होता है। इसका जो ब्रीफ है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ठीक है, तब तक कि हम इसको समझते हैं। सबसे पहले नीति का निर्माण होगा। निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, नीति क्या होना चाहिए, उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। सिविल सेवक इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। जो हित समूह हैं उनसे बात करनी होती है कि हाँ उन तक कैसे पहुँचाए, नीति कैसे पहुँचाए कैसे ना पहुँचाए। फिर बात करते हैं नीति विश्लेषण की। मीन्स के नीति का एनालाइज करना होता है हमें। सिविल सेवक द्वारा इसका एनालाइज करते हैं कि वो कैसे नीति फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कौन से हितों के लिए कि इसके हितधारक कौन होंगे, और जो लोग होंगे वो उसको कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करना, उद्देश्य कैसे लागू करना है, ये सब नीति विश्लेषण के अंदर आता है। फिर बात करते हैं नीति क्रियान्वयन की। मीन्स की इम्प्लीमेंटेशन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, सिविल सेवक जो इसको लागू करेंगे नीति को और लोगों तक पहुंचाएंगे कि इसका लाभ कैसे पहुंचाएं, उसको सुनिश्चित करेंगे। फिर बात करते हैं इसके नीति की मॉनिटरिंग की। इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, नीति क्रियान्वयन की निगरानी रखना, बाधाओं का नियंत्रण करना, मतलब कि जितनी भी इसमें बाधाएं आने वाली है उनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, वो नीति मॉनिटरिंग के अंदर हम तय करते हैं। फिर बात करते हैं नीति मूल्यांकन की। उपयोगिता की जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों तक लाभ मिला, कितने लोगों तक लाभ नहीं मिला, और कौन से लोग इससे प्रभावित हैं, कौन से नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसके मूल्यांकन, जिसका एवोल्यूशन हमने देखा अभी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी नीति समीक्षा की, जो कि इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब कोई भी नीति हम बनाते हैं तो उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन तो करना ज़रूरी होता है कि कितने लोगों तक इसने लाभ पहुंचाया है, कितने लोगों को इसने प्रभावित किया है, कितने लोगों को प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, तो ये कमियों, बाधाओं को, सीमाओं को बताएगा, उसके बारे में, नीतियों के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं नीति की समीक्षा की, वो जाती है। फिर एक नीति का हम फीडबैक लेते हैं कि कितने लोगों तक इसका लाभ पहुंचा है, कितने लोगों ने इसको अपने कि एक तरह से अडेप्ट किया है, और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अब उसके बेस पे अगर नीति सक्सेसफुल रहती है तो ठीक है, अगर नीति सक्सेसफुल नहीं रहती है तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके, उसके अंदर कुछ संशोधन करके उस नीति को दोबारा लागू किया जाता है।
तो ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है ऐसे करके, ठीक है, रुकती नहीं है बीच में, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। फीडबैक के बाद फिर नवीन नीति बनेगी, ऐसे करके चलती रहती है ये। ओके, अब जो मैंने बात की थी यहाँ पे नीति निर्माण की, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नीति निर्माण होता कैसे। सबसे पहले मंत्री, नीति कोई भी मंत्री बनाता है, मतलब कि मंत्री जो मंत्रिमंडल होता है उसके अंदर प्रत्येक मंत्री होता है हर विभाग का, जैसे कि शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, और अपना खाद्य एवं प्रशासन मंत्री हो गया, और अपना उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री, रेलवे मंत्री, और अपना सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है। इन सब की अलग अलग नीतियाँ होती हैं, तो इन सब के अलग मंत्रिमंडल होते हैं, मतलब इन सब के अलग मंत्री होते हैं, इनके पास हल्का इनका विभाग होता है। जल शक्ति मंत्री, तो वैसे ही जो मंत्री होंगे एजेंडा निर्धारण करते हैं कि इसका निर्धारण कैसे मतलब करना है, इसका एजेंडा कैसे होगा। फिर उसी मंत्री का एक होता है सेक्रेटरी, जिसे कहते हैं सचिव, जो कि उस विभाग का सचिव होता है। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री का एक विदेश सचिव भी होगा, जो कि विक्रम मिश्री हैं हमारे इस टाइम पे। अब विदेश मंत्री हमारे कौन है, एस जयशंकर साहब, ठीक है। तो वो इस नीति की रूपरेखा तैयार करेंगे कि नीति कैसे बनेगी, कैसे फॉर्मुलेट होगी, कैसे नहीं होगी। फिर जो नीति बन जाएगी उसको निर्धारण करेगा मंत्री कि नीति निर्धारण कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। फिर जो मंत्री होगा वो आएगा कैबिनेट मंत्रिमंडल के पास, मुझे मतलब कि जिस मंत्रियों से मिलकर जो मंत्रिमंडल बनता है उससे कहते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल। वो उस नीति को अप्रूव करेंगे, जिसे कहते हैं अनुमोदन करना, लिख रखा है, ठीक है यहाँ पे। फिर यहाँ से अप्रूवल होने के बाद वो जाएगी संसद के पास में, मतलब कि संसद के अंदर उसको पारित करना होगा। संसद में पारित होने के बाद में वो हो जाएगी अनुमोदित, मीन्स की हो जाएगी पारित। उसके बाद कहीं जाके नीति क्रियान्वयन के लिए योग्य होती है, मीन्स के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम ग्राउंड लेवल पे। ओके, तो ऐसे नीति का निर्माण होता है। सो ये हमारा फर्स्ट वो था टॉपिक। अब बात करते हैं, इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों को देखते हैं। जैसे कि अपना है अभिजात वर्ग सिद्धांत। ओके, ये यहाँ तक है, तो इसको थोड़ा बिट्स में पढ़ते हैं हम लोग। अभिजात वर्ग सिद्धांत क्या होता है, ये लोक नीति का सिद्धांत है मेनली एक। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। उन व्यक्तियों या मतलब कि उन व्यक्तियों का छोटा समूह जिनके पास समाज में शक्ति, ज्ञान, धन या विशेष कौशल होता है, वह अपने हितों को बढ़ाने हेतु करते हैं, मतलब अपने हितों को बढ़ाने हेतु एक समूह बनाता है, जिसे कहते हैं अभिजात वर्ग का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति, सैन्य अधिकारी, ये सब अभिजात वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका सिद्धांत क्या होता है। इनका सिद्धांत यह है कि यह तर्क देते हैं सार्वजनिक नीतियाँ आम जनता की इच्छाओं या ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करती है, मतलब कि उनको दर्शाती हैं। लेकिन इनके सिद्धांत में कहना है कि उनकी करने की बजाय अभिजात वर्गों के मूल्यों और हितों को दर्शाती हैं। मीन्स की जो नीतियाँ बनती हैं मेनली नौकरशाही बनाते हैं, मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, सिविल सेवक, उद्योगपति उसमें थोड़ा अपना हस्तक्षेप करते हैं, सैन्य अधिकारी का तो कह नहीं सकते, लेकिन जो राजनीतिक नेता होते हैं वो वही तो मतलब नीति बनाते हैं, तो वो तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो राजनेता हैं इन्हें अलाउंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ठीक है, इन्हें घर मिलता है, और पेट्रोल, डीजल, फूड अलाउंस, रेजिडेंट अलाउंस, इन्हें काफ़ी अच्छे मतलब सुविधाएं मिलती हैं, जो कि एक आम नागरिक को नहीं मिलती। जो कि सैन्य अधिकारी हो गया, उनको क्या मिलता है, उनको एक फ्लैट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। पर जो नेता होते हैं ये अब मतलब कि अपनी नीतियों को इतना अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो नीतियों के बेस पे तो होता है। अगर नीतियाँ अच्छी होंगी तो सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को समान रिसोर्सेज मिलेंगे। बट नेता लोग क्या करते हैं कि अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने पास सीमित रखते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि लोक नीति हैं वो आम जनताओं की इच्छाओं के लिए बननी चाहिए, ना कि इन हितों मतलब कि इन अभिजात वर्ग के सिद्धांत के लोगों के लिए बननी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं सी राइट मिल्स, मतलब कि अपनी बुक के अंदर, जो कि बुक कहती है द पावर एलिट्स, 1956 के अंदर उन्होंने लिखी थी वाली बुक। इसमें कहते हैं अभिजात वर्ग को धन केवल अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए नहीं मिलता, बल्कि समाज की प्रमुख संस्थाओं के भीतर रणनीतिक पदों पर कब्जा करने की उस क्षमता से भी मिलता है। मतलब कि ये कहना चाहते हैं जो भी अभिजात वर्ग हैं उन्हें धन, जो मतलब कि धन मनी है, जो संसाधन है, उन्हें अपनी स्थिति से नहीं मिलता, बल्कि जो समाज में संस्थाएं, मतलब कि समय संस्थाएं हैं, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके भीतर जो राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, उसकी क्षमता से भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो एक ऑफिस में काम करता है, तो जो उसका कौशल होगा, उसके बेस पर उसको मतलब पे किया जाएगा कि हाँ भाई आप में ये कौशल है, आप में स्किल है। लेकिन ये तो मिलता है, लेकिन साथ में वो आदमी ये करता है ना कि थोड़ा रिश्वत लेता है, करप्शन करता है। करप्शन करने से जितना भी धन होगा ना वो एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेता है अपने पास में, ताकि इसको प्रॉफिट हो सके, ठीक है।
यही कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कि पावर ऑफ लाइट के बारे में यूएसए के अंदर 3 क्षेत्र हैं, उनमें बात करते हैं: व्यापार, सरकार, सेना। कुछ इसकी आलोचनाएं भी कहलाती हैं। आलोचना कहलाती हैं कि सिद्धांत ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कम आंकता है, आम नागरिकों की ना भूमिका इसको नज़रअंदाज करते हैं। जो कि सिंपल सी बात समझ रहे होंगे आप लोग, सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक बातें काफ़ी कम कर रहा है, क्योंकि जितने भी अभिजात वर्ग है ना, उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें एक तरह से कंट्रीब्यूशन है कि नीतियाँ कैसे बनेंगी, हमारे हित इसमें है या नहीं है। बाकी चाहे जो लोग हैं उनके हित हो ना हो, बट हमारे हित होने चाहिए। तो ये लोकतंत्र का दर्शाता है, तो ये तो उसकी आलोचना सही है। फिर बात करते हैं इसकी, इसमें जो आम नागरिक हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जाता है। आप कोई नीति बना रहे हो आप, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सभी का समान एक तरह से हित हो उसके अंदर, लोगों का तंत्र कहलाता है लोकतंत्र। अब उसके अंदर कुछ लोग, बड़े लोग बैठे हुए हैं, अब वही नीतियाँ बना रहे हैं। अब वो तो अपने हित को देखते हुए नीतियाँ बनाएंगे ना। अब जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा आदमी है, उसे कैसे पता हो कि उसकी नीति मतलब कि नीति कैसी होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें एक पॉइंट रहता है जो कि इसकी आलोचना करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने समूह सिद्धांत की, कि समूह सिद्धांत क्या कहता है। समूह सिद्धांत का पहले मतलब समझते हैं। सार्वजनिक नीति के अंतर्गत समूह सिद्धांत एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह समझाने की कोशिश करता है कि लोक नीतियाँ विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष और बातचीत का परिणाम कैसे हो सकती हैं। मतलब कि एकल व्यक्ति नीति प्रभावित नहीं कर सकता, बल्कि समूह सिद्धांत जो है प्रभावित कर सकता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर नीतियाँ बनेंगी तो एक सिंगल व्यक्ति जो है वो तो नीति को प्रभावित नहीं कर पाएगा अपने मतलब पक्ष से या अपने दलीलों से या अपने तर्कों से। लेकिन अगर उन्हीं मतलब पक्षों का एक समूह होगा तो वो है उस नीति को मतलब प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर के लिए नीति बनती है, ठीक है, नीति बन रही है। अब नीति बनने के बाद क्या होता है, नीति मतलब बन रही है तो उसमें जो है प्राइवेट बैंक होंगे, उनके जो मतलब उद्योगपति हैं वो भी आएंगे। अब वो तो ऐसी नीति बनाएंगे ना कि उनके बैंक को प्रॉफिट हो। सरकारी बैंक तो अपने प्रॉफिट देखते हैं, बट जो प्राइवेट बैंक के ओनर्स होंगे वो तो ऐसी नीतियों में मतलब हस्तक्षेप करेंगे उसके अंदर कि हाँ भाई नीति ऐसी बनाओ कि जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। जो मतलब कि लोक नीति बनेगी वो उसके अंदर अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वो इसमें समूह के अंदर जब प्रभावित करने की क्षमता होती है ना, उसकी बात करते हैं समूह सिद्धांत के अंदर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू समूह सिद्धांत देखते हैं, सरकार का स्वायत्त अभिनेता नहीं है बल्कि तटस्थ होना चाहिए। मतलब कि सरकार का जो उसमें वो होता है ना, स्वायत्त होता है, वह अभिनेता की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि तटस्थ क्षेत्र होना चाहिए। फिर इसमें बात करते हैं आर्थर एफ बेंटले के द्वारा, मीन्स इसमें बात करते हैं आर्थर एफ बेंटले का। इसके अंदर कहना है कि जो हाँ उनकी बात है जो बोल चुके हैं, सरकार विभिन्न मतलब मध्यों के मतलब समूह जो हैं उनके बीच में तटस्थता कराने का कार्य करती है। मीन्स के जितने भी समूह बने हुए हैं उन सब के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगी सरकार जो है, उसमें अपना उनका एक रोल प्ले करती है, जिससे कि उन दोनों के बीच में मतलब एक तरह से रिलेशन अच्छे बने रहें और कोई संघर्ष ना हो, मतलब कि डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भारत के अंदर पर्यावरण नीति, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है। आलोचना इसकी ये हो सकती है, यह अवसर समूहों के बीच शक्ति संसाधनों में असमानता को अनदेखा करती है। मीन्स के जो शक्तियों के वो होते हैं ना, मतलब अवसर समूह होते हैं, उनके बीच में संसाधनों का वितरण होता है, उसको असमान रूप से वितरित करती है, तो उसमें अनदेखा करती है ये, ओके। फिर हम बात करते हैं अपने वृद्धिशील सिद्धांत कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो जो इसको हम कह सकते हैं कि वृद्धिशील मॉडल भी कह सकते हैं इसको। यह समझाने की एक ढांचा है कि समय के साथ सार्वजनिक नीतियों को कैसे विकसित और संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि हमने बात की थी फीडबैक वाली, ये उसी को बात करता है कि अगर कोई नीति बनी हुई है उसमें उसको हम पूरी तरह मतलब कि एक तरह से बाइकआउट ना करके उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स करके उसको अगेन लागू कर सकें, वो बात करता है ये, ठीक है। इसमें चार्ल्स लिम्बडोम का एक मतलब कि व्याख्या कहते हैं, जो उनकी बुक है द साइंस ऑफ मॉडर्न थ्योरी 1959 के अंदर, उसमें वो बात लिखते हैं, नीति निर्माण तक आमूल-चूल बदलाव करने के आगे बढ़ने के बजाय मौजूदा नीतियों के छोटे-छोटे प्रकार में प्रभावित करने पर परिवर्तन करते हैं। मीन्स के जो नीतियाँ हैं उसके अंदर हमें कुछ छोटे-छोटे चेंजेस करने चाहिए, ना कि एकदम से पूरी नीति बदल देनी चाहिए हमें। जैसे कि हमारी NEP 2020 है, उसके अंदर कुछ जो पहले की नीतियाँ रही हैं उनसे भी मतलब कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, एकदम से सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ये वही बात कहते हैं, ठीक है। अब वृद्धिशील सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएँ भी होती हैं, जैसे क्रमिक परिवर्तन, सीमित तर्कसंगता, संघर्ष न्यूनीकरण, विचारधारा की अपेक्षा व्यवहारिकता, मीन्स कि इसमें व्यवहारिकता की काफ़ी ज़्यादा बात होती है, और तर्कसंगतता होती है, मतलब कि एक लिमिट के अंदर तर्क दे सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। जैसे कि अपने एग्जांपल के लिए हमारी भारत की 2018 में आने वाली आयुष्मान भारत योजना, जिसका मतलब कि डेवलपमेंट हुआ है,
इसके अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना PMJY ऑल्सो इसमें जोड़ा गया है, जिसके अंदर 5 लाख तक का इलाज हो सकता है। प्लस में जितने भी मतलब वृद्ध एज के लोग हैं उनको 70+ के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत की कि ये क्या कहता है इसके अंदर। 20वीं सदी के मतलब की मध्य की बात है, ये जब मतलब सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। डेविड ईस्टन द्वारा इसकी मतलब व्याख्या की गई थी। राजनीतिक वातावरण में के व्यापक संघर्ष में सार्वजनिक नीतियों को कैसे लागू करना है और समायोजित किया जाता है, इसका विश्लेषण करने के लिए व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करना होता है। इसे ही कहते हैं राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी उपयोगी अवधारणा की, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, ब्लैक बॉक्स, प्रतिक्रिया पाश। ये सब इसके एक तरह से मॉडल हैं। ठीक है, अब इसके मॉडल देखते हैं हम। सबसे पहला है इनपुट। जो मांगे हैं वह समर्थन है समूह द्वारा दी जाती है, मतलब कि जो समूह होंगे या व्यक्ति होंगे उनकी मांगे होती है इनपुट। ब्लैक बॉक्स क्या होगा? इनपुट को मतलब कि संसाधित करने की, जैसे ईस्टर्न ने ब्लैक बॉक्स का है राजनीतिक नौकरशाह, इसे निर्णय देते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट वो होता है सिस्टम द्वारा बनाए गए नीतियाँ, नियम, कानून, न्यायिक निर्णय, ये आउटपुट कहलाते हैं हमारे। फिर होता है फीडबैक, जो मतलब कि कनेक्ट करता है इनपुट को आउटपुट से, प्रभाव करता है, नई मांग नीतियों में हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमने एक मॉडल मतलब क्रिएट किया हुआ है इसके अंतर्गत, जो कि इनपुट यहाँ लिखा हुआ है, ये आउटपुट है। अब इनपुट में डिमांड जो होंगी, मतलब इनपुट्स में जो डिमांड हम होंगी वो डिमांड जाएंगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, सपोर्ट जाएगा इसके अंदर, डिमांड्स जाएंगी। उसके बाद जो मतलब कि डिसीजन होगा या पॉलिसी होंगी, नीति होंगी, वो जाएगी आउटपुट के पास में। अब आउटपुट के बाद जो मतलब फीडबैक होगा वो इसके अंदर जाएगा, मतलब कि नीति यहाँ से बनेगी, पॉलिटिकल सिस्टम नीतियाँ बनाएगा, जब इसका निर्णय होगा, पॉलिसी होगी, वो आउटपुट मतलब कि जो लोग उसको इम्प्लीमेंट, लोग को बीच में जो नीति चलेगी, लोग उससे प्रभावित होंगे, वो अपना फीडबैक देंगे इनपुट को। उसके बाद जाकर नीति कहीं ना कहीं ठीक से मतलब वर्क कर पाती है। ये चलने वाली प्रक्रिया होती है एक तरह से। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। इसका समग्र दृष्टिकोण होता है, अनुकूलशीलता होती है इसके अंदर, सार्वभौमिकता होगी, गतिशील तर्क संगत होगी, अतःक्रिया होगी और समस्या समाधान का अभिन्यास होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ हमारे की कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे